Hello everyone, welcome back to our channel Tisca Academy. Today we will provide a lesson on labor legislation. आज हम लेबर लेजिस्लेशन के बारे में बताने वाले हैं। यूपीएससी ईपीएफओ की हमारी जो कोर्स चल रही है उसका उसकी अगली सीरीज में लेबर लॉज में ये हमारी अगली वीडियो है। इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लेबर लेजिस्लेशन के बारे में, और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि लेजिस्लेशन क्या होता है, और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया में लेबर लॉज को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे उसका ओरिजिन हुआ था। ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती हैं। यूपीएससी ईपीएफओ की हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट चल रही है, अगर आप अभी तक इसका लाभ नहीं उठाया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकते हैं, और सारे कंटेंट को ईपीएफओ के आप फ्री में देख सकते हैं। और हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लेबर लॉस पे चल रहे हैं और लेबर लॉस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लेबर लेजिस्लेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेजिस्लेशन होता क्या है। देखिए, जो प्रोसेस होता है किसी भी कानून को बनाने के लिए, एक प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस ही कहलाता है लेजिस्लेशन। मतलब किसी भी कानून को जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने से लेकर उसको पास करने तक का जो भी एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं लेजिस्लेशन। तो लेबर लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो लेबर से रिलेटेड कानून होते हैं, यानी कि जो मजदूर कानून या श्रम कानून होते हैं, श्रमिक कानून होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं वो बनाने में जो प्रोसेस पूरा बनता है उसको लेबर लेजिस्लेशन कहते हैं। तो इसका अब देखते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका एम होता है फुलफिल करना, यानी कि पूरा करना तीन इंपॉर्टेंट रोल्स को। इसमें तीन इंपॉर्टेंट रोल्स को इसमें अहम भूमिका निभाती है। इसको तीन भूमिकाओं को ही पूरा करने के लिए लेबर लेजिस्लेशन को लागू किया जाता है। पहला क्या है इसमें, देखिए, ये इस्टेब्लिश करता है एक लीगल सिस्टम को जो कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल को, और कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बिल्ड करता है जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है, मान के चलिए आप कोई पर्सन है, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप हो गए इंडिविजुअल। अब आप क्या है कि अब यहाँ पे प्रोडक्टिव इंडिविजुअल की बात की गई है, मतलब स्किल्ड लेबर की बात हो रही है, यानी कि आपके पास कुछ किसी मशीन को चलाने का कौशल है। तो आपके पास एक मशीन को चलाने का कौशल है, तो इसलिए आप प्रोडक्टिव इंडिविजुअल हो गए, क्योंकि आप वहां प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, आप वहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप वहां पे माल बड़ी मात्रा में निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, तो उसी के लिए देखिए होता क्या है कि आपके लिए, मतलब आप अगर किसी मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किसी मशीन को चलाने का काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये आपके साथ कुछ गलत ना हो, या आपको एम्प्लॉयर जो है वो आपको किसी अपने हिसाब से कानून बना के आपको परेशान ना करे। जैसे कि मान के चलिए कि 8 घंटे काम की जगह आपसे कहे कि आप 12 घंटे की ड्यूटी करिए, जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। अगर आप लेडीज हैं तो आपको कहे कि रात को आप 10 बजे तक काम कीजिए, 10 बजे बाद घर जाइए 10 PM के बाद, तो ये आपके लिए मान लीजिए मतलब आपको नहीं मंजूर हो, या आपके साथ पर्सनल लेवल पे कुछ गलत हो जाता है, कोई छेड़छाड़ हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है, तो उसके लिए आपको एक लीगल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए कहा गया कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। तो यही क्या करता है, ये एक लेबर लेजिस्लेशन प्रोवाइड करता है, एक लीगल सिस्टम देता है जिससे कि इस्टेब्लिश करता है लीगल सिस्टम को, जिससे कोई भी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल होता है वो कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, जिससे कि कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होता है उसको प्रोडक्टिव रूप में उसको एक लीगल सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है, जिससे कि इकोनॉमी प्रोडक्टिव होती है। अब देखते हैं आगे। देखिए, ये दूसरा काम क्या करता है, पहला तो ये लीगल सिस्टम प्रोवाइड किया, दूसरा क्या करता है, ये फ्रेमवर्क देता है। कैसा फ्रेमवर्क होता है ये? फ्रेमवर्क का मतलब क्या है यहाँ पे? ये फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो काम दे रहे हैं, मालिक जो होते हैं वो, वर्कर्स यानी कि जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर है वहां पे वो, और उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ट्रेड यूनियन, यानी कि जो वर्कर्स की यूनियन होते हैं उनके, वो सब आपस में बैठ के इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, जो भी वर्क से रिलेटेड इशू होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि एक शांतिपूर्ण ढंग से इंडस्ट्रियल रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके। वर्क प्लेस डेमोक्रेसी के हिसाब से
उसको सॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। मतलब क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो हमने आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ाया था, तो उसी तरह किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो वर्क से रिलेटेड जो भी इशू उसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन को, एक शांतिपूर्ण इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैब्लिश हो सके, जो भी जिस भी जगह पे आप काम करें उस जगह के हिसाब से। इसके लिए लेबर लेजिस्लेशन जो होता है वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है आपको। अगला क्या है, देखिए ये आपको एक, देखिए फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि ये एक लीगल सिस्टम प्रोवाइड कराता है, दूसरा ये आपको फ्रेमवर्क देता है। जो इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम रोल है वो ये है कि ये गारंटी देता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को और राइट, जो आपका अधिकार होता है किसी जगह काम करने का, पूरी सोशल एक्सेप्टेंस के साथ, यानी कि पूरी इज्जत के साथ, और इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस को और उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। मतलब ये इस चीज की, लेबर लेजिस्लेशन इस चीज की गारंटी देता है किसी भी इंडिविजुअल को कि आपको पूरी ही सम्मान के साथ किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया जाएगा, आपके पास पूरे अधिकार होंगे जो कि सोशल सभी के लिए एक्सेप्टेबल हों वो, और ये कोई भी प्रोसेस को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में, इस्टेब्लिश करने में पूरी आपकी मदद करेगा। कौन करेगा? लेबर लेजिस्लेशन। तो पहला इसने आपको, तो इसमें तीन जो महत्वपूर्ण हमने रूल बताया वो था लीगल सिस्टम प्रोवाइड कराना, दूसरा था इसमें फ्रेमवर्क देना, और तीसरा है इसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल और जो वर्क प्लेस पे आपके अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करना। अब देखते हैं, अब हम जानते हैं कि ओरिजिन क्या है लेबर लॉ का। तो शुरुआत कहां से हुई? ओरिजिन का मतलब होता है कि कहीं से किसी चीज की शुरुआत होना। तो ओरिजिन क्या हुआ, मतलब कहां से शुरुआत हुई लेबर लॉ की? तो देखिए, अब इसके लिए हम एक पूरी इसकी स्टोरी हम आपको बताते हैं। वो देखिए क्या है, जो लॉ यानी कोई भी कानून जो होता है जो कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है उसको हम इंडस्ट्रियल लॉ भी कह सकते हैं। यानी कोई भी कानून जो कि लेबर यानी कि मजदूर और एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी से रिलेटेड होता है वो इंडस्ट्रियल लॉ के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो किसी इंडस्ट्री में ही जाएंगे, तो वो इंडस्ट्रियल लॉ हो गया। अब इसकी अगर इतिहास की बात करें तो इसकी हिस्ट्री, जहां ओरिजिन आता है वहां हिस्ट्री भी आती है, वहां उसका एक इतिहास होता है कि कहां से किसी चीज की शुरुआत हुई। तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से। अब ये क्या है कॉलोनियलिज्म? ये है कॉलोनी, एक ब्रिटिश कॉलोनी जो होती है। कॉलोनी क्या होती है? देखिए किसी भी जगह आप जाएंगे, आपके गली मोहल्लों में कॉलोनी में, आप हो सकता है आप भी किसी कॉलोनी में रहते हो, तो आप अक्सर देखेंगे कि कहीं दूर दराज से, मान लीजिए कोई कहीं गांव से आया, आके एक जगह शहर में अपनी जगह लिया, जो फैक्ट्री वाले, कहीं फैक्ट्री लगी थी, फैक्ट्री के पास कोई कोई शहर था, छोटा सा एक कस्बा बन गया। अब उस कस्बे में क्या हुआ कि आप कई लोग आए अलग अलग गांव से, और वहां पे उन्होंने अपना घर बना के ऐसे ही रहने लगे। तो अब वो क्या हुई, वो कॉलोनी बन गई, वो एक कॉलोनी बन गई। अब वही कॉलोनी का मतलब है कि मतलब बाहर से जब लोग आके बस जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे तो कॉलोनी बन जाती है। तो उसी तरह हिस्ट्री स्टार्ट होता है ब्रिटिश की कॉलोनी जब यहाँ आई थी, यानी ब्रिटिश लोग जब अपना कॉलोनी बना के यहाँ रहने लगे थे तब से। देखिए उस समय क्या था, जितने ब्रिटिशर्स थे वो इस लॉ को यूज करते थे एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट में, अपने जो उनके जो मालिक होते थे, एम्प्लॉयर यानी कि जो फैक्ट्री मालिक होते थे, उनके पक्ष में इसको लेबर लॉज जो भी बनाते थे वो अपने हिसाब से बना लेते थे। अब इंडियन टेक्सटाइल जो गुड था वो अनबीटेबल था, यानी कि उसको compete नहीं कर सकता था कोई भी फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट में उसकी बहुत धूम थी, बहुत महंगे दामों पे बिकता था, जिससे यहाँ के लोगों को अच्छा व्यापार मिलता था। अगर हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स से तुलना करें तो इंडियन प्रोडक्ट्स की काफी धूम थी, जिसका ही मेन कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में कदम रखना और इंडिया पे कब्जा करना, इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना और अपने प्रोडक्ट को, अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम को बूस्ट करके एक रिवॉल्यूशन लाना जिससे कि उनकी कंट्री ग्रोथ कर सके। ये एक पर्पस था, ये पूरा एक टेक्सटाइल लेबर लॉस को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके ये लोग यूज करते थे। तो इंडियन टेक्सटाइल वहां पे एकदम अनबीटेबल थी फॉरेन मार्केट में, उसको लोग खरीदते थे ऊंचे से ऊंचे दाम में, जो कि ब्रिटिश चीजों को नहीं खरीदते थे। यानी ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिश की चीजों को नहीं खरीद रहे, बाहर की चीजों को खरीद रहे। और आज देखिए क्या स्थिति आ गई कि हम लोग बाहर की चीजों को अच्छा समझते हैं, उन्हीं चीजों को खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, वो कम दाम में हमें अच्छी चीजें, क्वालिटी मिल जाती है, जो क्वालिटी चाहते हैं तो वो मिल जाती है हमें। तो ये अंतर आ गया, मतलब आपसे अभी तक हम लोग उस चीज को कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं अब आगे लेबर लॉ में और क्या हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए लेबर को और कॉस्टली बनाने के लिए आखिर ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स तो नहीं बिक रहे हैं उनके अपने मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है लेबर को कॉस्टली बना दो, क्योंकि इंडिया में जो काम होता था मशीनों से कम होता था, लेबर या मजदूर लोग ज्यादा मिलकर काम करते थे और अच्छे शिल्पकार थे, अच्छे हस्तकार थे। तो ये लोग जो थे वो
लेबर को कॉस्टली बनाने के लिए फैक्ट्री एक्ट उन्होंने बनाया। जैसे मैंने बताया ना कि लेबर लॉस को वो अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर देते थे, तो फैक्ट्री लॉ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1883 में, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पर काफी प्रेशर बन गया था। मैनचेस्टर के टेक्सटाइल जितने मालिक थे मैनचेस्टर और लैंकाशायर के, उनसे उनके जो टेक्सटाइल एम्प्लॉयर हैं, मालिक जो लोग थे, वो लोग प्रेशर बना दिया, बिजनेसमैन जितने थे बड़े बड़े, उन्होंने प्रेशर बना दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कि फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया 1883 में, जिससे कि लेबर को कॉस्टली बना दिया गया। अब इससे लेकिन इंडिया को भी फायदा हुआ। तो इंडिया को क्या किया गया इसके लिए कॉस्टली बनाने के लिए? देखिए, अगर पहले लोग क्या कहता है कि मान लीजिए 12-12 घंटे लोग काम करते थे, तो अब नए नियम के तहत 8 घंटे काम को कर दिया गया। पहले लोग बच्चे भी काम कर लेते थे, चाइल्ड भी। अब क्या किया कि चाइल्ड लेबर को हटा दिया गया। फिर क्या था कि औरतें भी रात रात में काम करती थी। उस समय इतने रेप्स वगैरह नहीं थे, रेप वगैरह जो आजकल इतने हो जाते हैं, जिससे कि औरतें बाहर काम रात में अनसेफ महसूस करती हैं खुद को, तो वो चीज उतनी नहीं थी। तो अब उसमें क्या हुआ कि वुमेन का नाइट एम्प्लॉयमेंट भी वहां पे इजीली होने लगा, और इससे क्या हुआ कि वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट को। 8 घंटे से ज्यादा काम करने पे, अगर कोई 8 घंटे ज्यादा काम कर रहा था तो उसको पैसा दिया जाता था, पर्याप्त उसे उसको बढ़ा के उसको ओवर टाइम के नाम पे उसको कुछ अतिरिक्त धनराशि पे की जाए, भुगतान किया जाता था, अतिरिक्त धनराशि को उसको दिया जाता था। तो ये इससे क्या हुआ कि काम के अब कम हो गया, बच्चे नहीं काम कर रहे हैं, वुमेन नहीं काम कर पा रही है ज्यादा देर तक, तो लेबर तो कॉस्टली होना ही है, क्योंकि प्रोडक्शन कहीं ना कहीं घटेगा। तो ये इसके पीछे पूरी कहानी थी। अब देखिए क्या हुआ कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बना 1929 में, और ये सबसे अर्लीस्ट है, सबसे पुराना इंडिया का द्वारा बनाया गया कोई कानून होगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि रेगुलेट करता था रिलेशनशिप को एम्प्लॉयर और वर्कमैन जो होते हैं, यानी मालिक और मजदूर के बीच का जो रिलेशन होता था, उसको ये वो करता था, उसको पूरी तरीके से ये करता था। तो आप देखिए उसमें क्या है, इस एक्ट में क्या प्रोविजन में ये में क्या दिया गया था कि कोई भी जो स्ट्राइक होता है, यानी स्ट्राइक, यानी मैंने आपको समझाया था, स्ट्राइक होता है कि जो वर्कर होते हैं वो आपस में मिलकर स्ट्राइक कर लेते हैं, किसी बात से नाराज होकर, किसी कंपनी के किसी कानून से, किसी मालिक के किसी कानून से नाराज होकर कर लेते हैं। और लॉकआउट मालिक लोग करते हैं, यानी एम्प्लॉयर करते हैं, जिससे कि मजदूरों का हौसला तोड़ने के लिए, उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए। तो इस एक्ट में प्रोविजन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 बना, उसमें ये दिया गया, इस एक्ट में बताया गया कि जो राइट टू स्ट्राइक होता है और लॉकआउट होता है, इसको खत्म करने का, इसको कम करने का। लेकिन यहाँ पे ये भूल गए लोग कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर तो काम ही नहीं हुआ। बस वो लोग इस पर ध्यान दिए कि स्ट्राइक ना हो, और जो स्ट्राइक पर अधिकार मिलते हैं उसको, अधिकारों को कम किया जाए, और लॉकआउट जो कर देते हैं, ना तो मालिक लॉकआउट कर सकते हैं, यानी कि कंपनी को बंद कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, और ना तो वर्कर स्ट्राइक पे जा सकते हैं बराबर। तो इसके लिए लेकिन वो लोग भूल गए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, उस पर किसी का कोई जोर नहीं होता, और उसको अगर सॉल्व करना है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अगर कोई भी होता है तो कोई भी अपना नाराजगी दिखाएगा तो स्ट्राइक करके ही दिखाएगा, और जब भी एम्प्लॉयर अपनी नाराजगी दिखाएगा तो लॉकआउट करके ही दिखाएगा। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए जो पर्याप्त मेजर चाहिए तो वो नहीं थे उनके पास। मेन उनका ये लक्ष्य था कि इंडिया में जो लेबर है वो और कॉस्टली हो जाए, वो मैंने आपको बताया है पिछले आर्टिकल में। तो इसीलिए उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का भी सहारा लिया। पहले तो उन्होंने फैक्ट्री एक्ट लाए 1883 में, उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लाए 1929 में। ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ तब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, इसका उनके पास कोई मेजर नहीं था। आप देखिए जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन था, यानी कि जो जितनी भी कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, लेजिस्लेशन वो अपने जो कानून बना रही थी, जो अपने नियमों को अपने हिसाब से बना रही थी, वो मॉडिफिकेशन कर रही थी पोस्ट कॉलोनियल एरा से, यानी कि जब से वो आ गए थे भारत में। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट इंडिया जब आजाद हुआ तो वो चाहता था, एक क्लियर पार्टनरशिप चाहता था, जो कि जिसका कंटेंट सिर्फ जो पास हुआ दिसंबर में 1947 में, जब वहां पे ये एग्री किया गया कि लेबर को, जो भी मजदूर होगा उसको एक फेयर वेज दिया जाएगा, उसको काम के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसकी वर्किंग कंडीशन को भी अच्छा रखा जाएगा। इन रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयर के रिटर्न में उसको एक फेयर वेजेस और फेयर वर्किंग कंडीशन पे उसको रखा जाएगा, और रिसीव करेगा वो पूरी तरीके से कोऑपरेशन को, और साथ ही साथ हायर प्रोडक्टिविटी भी एक पार्ट होगा उसका नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये था। अब ये सारा जो है ऑब्जर्व किया गया 3 सालों में, ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए उनको मतलब इस चीज को 3 सालों तक ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया गया। इसीलिए उस समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास हुआ 1 अप्रैल 1947 में, बाय इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 को खत्म करके पास किया गया।
और इसी डिस्प्यूट एक्ट के पास होने के बाद इंडिया जो है चाहता था कि उसको एक क्लियर पार्टनरशिप मिले, क्योंकि डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं हद तक इंडिया जब कम कर देगा तो निश्चित ही रूप से उसे कई काफी नए कानून और काफी सारी चीजों में उसे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो ये सारा चीज था। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को हटा के 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया गया और बाद में 2010 में उस पर चेंज करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 लाया गया। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 क्या है, जो अमेंडेड है यानी जो संशोधित है, उसके बारे में आपको सारी चीज मिल जाएगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने आपको इसमें ओरिजिन के बारे में बता दिया और लेबर लेजिस्लेशन और ओरिजिन दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट आपको ऐसा लगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपका कोई सुझाव, आपका कोई सजेशन हो हमारे टिस्का एकेडमी से रिलेटेड, तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा जिससे हमारी कोई भी वीडियो लॉन्च हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। 888811833329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 8811833329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, इस पे आप पूछिएगा हमसे, हम आपको आंसर देंगे इसके। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।